ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री पवन पुत्र हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, साथ ही साथ माँ दुर्गे की भी आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य 5 भागों में प्रस्तुत होता रहा है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते रहे हैं लघु पंचांग के लिए। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं पंचांग से लिए गए हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि, जन्म विवरण किसी हस्ती का, वह गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस दैनिक पंचांग के भी 5 अंग है, 5 भाग है। चलिए उन भागों से हम परिचित होते। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से है और यह इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से लघु पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे ताराबलन कहा जाता है। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म पत्रिका में रहते हैं और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उन्हीं का ताल मिलकर हम इसको आज के दिन की शुभता निकालते हैं। हर नक्षत्र में जन्मे जातक के इसे ताराबलन कहते हैं। यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति किसी भी जातक का पूरे जीवन काल के बारे में कुछ दर्शाता है, महत्वपूर्ण बिंदु। विशेष प्रस्तुति, विशेष चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है विराजमान स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं अस्थायी रूप से, उनके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो नक्षत्र केवल आज तक, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन शीघ्र होते हैं और राशि परिवर्तन थोड़ा समय लगता है। तो चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं। इसे चंद्र बलम कहा जाता है। चौथा भाग आज का चौघड़िया, यानी चौघड़िया में एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, जिसकी उपयोगिता काफी अधिक है। दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, पूजा पाठ और पहली बार किए जाने वाले कार्यक्रम में सभी में चौघड़िया को देखना शुभ माना जाता है और चौघड़िया को मुहूर्त को देखकर काम करने से, उसके अनुरूप काम करने से कार्य में शुभता की संभावना ज्यादा रहती है। और पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ रहते हैं, अंक का हम पीछा करते हैं, अंक हमारा पीछा करते हैं, अंक मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहते हैं, सांस लेने के दिन से सांस छोड़ने के दिन तक अंक हमारा पीछा। अंक का साथी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करता है और इसलिए अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, उस पर हम चर्चा करें। तो चलिए प्रस्तुति में चलने के पूर्व पंचांग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचांग हमारे जीवन में केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए
हम सब आगे बढ़ते हैं पंचांग का अनुसरण कर। पंचांग का अनुसरण करके पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ अनुरोध करते हैं साझा को इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनकी वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भक्त। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ, मन ही मन गणेश की स्तुति करते हुए जय माता दी बोलते। जय माता दी। आपके पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 23 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 कृष्णवसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:38 पर, सूर्यास्त 5:45। सनराइज एट 5:38 AM, सनसेट एट 5:45। आज का दिशा शुभ उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा। पंचांग के पांचवां वार मंगलवार, तिथि कल पूर्व में 5:04 तक द्वितीय जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीय जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:40 तक हस्ता, चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। उसके बाद चित्रा मंगल का योग रात्रि 8:23 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, करण अपराह्न 3:51 तक बालव, तत्पश्चात कल भोर में 4:51 तक कौलव और फिर तट। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं। भोलेनाथ आज कहाँ वास कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक प्रीतिया तिथि है, यानी कल भोर में 4:51 तक, तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में, जो कि बहुत सुख है, सुखद है। तत्पश्चात वे सभा में रहते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:17 से 12:06 अपराह्न तक, अमृत काल प्रातः 7:06 से 8:51 तक, द्विपुष्कर जो अपराह्न 1:40 से कल भोर में 4:51 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:45 से 2:31 तक, गोधूली मिला संध्या 5:45 से 6:09 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:18 से मध्य रात्रि 16:06 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में अपराह्न 2:00, अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी है शुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:45 से मध्य 4:14 तक, गुलिक काल दिन के 11:42 से 1:12 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:40 से 10:11 तक, और वर्ण मुहूर्त रात्रि के 10:32 से मध्य रात्रि 0:20। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो आज जो स्थानीय पटना के स्थानीय 5 बजे समय का है, चंद्रमा और बुध अस्त की अवस्था में है। चंद्रमा बुध दोनों कन्या राशि में है। बुध उच्च है, ये है और चंद्रदेव सामान्य। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सभी ग्रह केवल बृहस्पति देव को छोड़कर और शनि देव को छोड़कर शक्तिशाली, और इस प्रकार आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे कन्या से तुला में जाए। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह है, जो बुध देव। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं। सूर्य की राशि में 2 ग्रह और चंद्र और मंगल की
कि राशि में कोई ग्रह, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह, सम नक्षत्र में तीन ग्रह और अपने ही नक्षत्र में पांच ग्रह, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह। राहु और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु और शुक्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है और चंद्र देव के नक्षत्र में दो ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो ग्रह, राहु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज की प्रस्तुति, पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं जो नक्षत्र से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे, कागज कलम अगर हो सके नोट भी कर सकते। हमने कहा था देर रात्रि 2:56 तक चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन है, जब वे कन्या से तुला हो जाए। चलिए आपको ले चलते हैं। स्वागत है आपका। नक्षत्र आज के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा? जय माता दी। यह हम चंद्रमा के गोचर के अनुसार देखते हैं। चंद्रमा जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में है और चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन रहने की संभावना, जिसे तारा बलम कहते हैं। और तारा बलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है वे विभिन्न नक्षत्र में जो चंद्रमा गोचर करेंगे उसका नाम है, और तारा बलम के नीचे जो वर्टिकल रूज है वह, उसमें भी नक्षत्रों के नाम है। वे नक्षत्र जन्म कुंडली में चंद्रमा के जातक के लिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नाम, और इन दोनों को तालमेल कर हम देखते हैं कि आज का दिन कैसे। आज का दिन आपका जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैतन्य, मित्र, ज्ञाति मित्र हो सकते। यही 9 संभावना है, 9 से 10वां संभावना नहीं है। जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में हो तो यह शुभता के संकेत देते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैतन्य में हो तो यह अशुभता के संकेत देते हैं। जब भी अशुभता की स्थिति हो तो उसमें दैनिक कार्य में सावधानी बरतें, साथ ही साथ कोई नया कार्य आरंभ न करें या अगर करना हो तो उसे टालें, उपाय पर नहीं जाए, जोखिम न लें। इन शब्दों के साथ चंद्रमा तारा बलम जिसे हम कहते हैं यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति इस बात पर आधारित है कि 9 तारा चक्र पद्धति पूरे जातक के पूरे जीवन काल के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में बताता है कि कैसे ग्रह रहेंगे, शुभता कौन कौन से ग्रह के लिए शुभ फलदायी होंगे, कौन से चुनौती भरे हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में कौन से ग्रह संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र होंगे और कौन से ग्रह जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में जाएंगे। इस प्रकार जातक पहले से जान सकता है अपने बारे में कौन से ग्रह के लिए सुफलदायी है, कौन से असुफलदायी है। और जब ये हम जान जाते हैं तो फिर दशा महादशा का फल जान सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के फल को भी हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे लिए शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं वे हमारे लिए सुफलदायी होते हैं, और जो अशुभ तारा के नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं वे अशुभ फलदायी। ये सभी आप 9 तारा, हम आप 9 तारा चक्र पद्धति से जानते हैं। और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो 27 नक्षत्र हैं, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे यह जानने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 भागों में रखा गया, और वह पहला से 9वां तक पहला, 10वां से 18वां तक दूसरा और 19वां से 27वां तक तीसरा। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, 5वां मंगल, छठा राहु, 7वां बृहस्पति, 8वां शनि और 9वां बुध।
अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए पहला ग्रह जो बने, पहला नक्षत्र, यानी पहले समूह, हर समूह में से पहला नक्षत्र, पहला 10वां 19वां, इनका स्वामित्व केतुदेव को मिला। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का शुक्रदेव को मिला। तीसरा 12वां 21वां सूर्यदेव को गया। दूसरा 11वां 20वां शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां सूर्यदेव को, चौथा 13वां और 22वां चंद्रदेव को। इस प्रकार इसी क्रम में चलते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को मिला। और यह सूची इस प्रकार, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उसके स्वामी को हम पकड़ते हैं और वहीं से गणना आरंभ। और जब इसकी गणना आरंभ होती है तो पहला ग्रह निश्चित फल देता है, अच्छा नहीं फल देता। दूसरा सुफल देता है। तीसरा विपत्त का कारक होता है। चौथा क्षेम। पांचवा प्रत्यय। छठा साधक। सातवां नैर्धन्य। आठवां नौवां अति मित्र। अब किसी जातक का जन्म यदि हमें पता चल गया कि इस नक्षत्र में वह स्वामी इसके ये है, पहला ग्रह ये है, तो क्या हम कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, कौन ग्रह तीसरा पांचवा सातवां में होंगे, वो हम क्या नहीं जान सकते। और जब जान जाते हैं तो कौन ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, तो हम सब अपने कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रह के दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं। और अशुभ ग्रह के आने के पूर्व हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती को सामना करने के लिए तैयार। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में अगर हम ये देखें कि संपत्ति ग्रह कौन से हैं और नौ तारा चक्र पद्धति से संपत्ति ग्रह कौन से होते हैं और वे जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, जिस भाव में बैठे, जिस राशि में बैठे हैं, जो जो ग्रह हैं, उनके अनुसार यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें संपत्ति का कारक होता है। इसी प्रकार हम शुभता और अशुभता ग्रहों को निकाल सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से जन्म कुंडली में बैठकर कौन से अशुभ फल देंगे। और अंत में जातक विभिन्न नक्षत्रों में जो जन्मे होते हैं, चूंकि हमारे विभिन्न लोगों से संपर्क होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभ फलदायी होंगे, कौन से हमारे लिए विपद का कारक होंगे, समस्या लेकर आएंगे, चुनौती लेकर आएंगे, यह भी हम जानते हैं। कौन से हमारे मित्र अति मित्र हो सकते। और इसके लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी को जब पकड़ते हैं, वहां से गणना आरंभ करते हैं, तो पहला तीसरा पांचवां सातवां जो नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं, उन ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं, वे समस्या का कारक होते हैं, अशुभ फल दे सकते हैं। वहीं दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां जो ग्रह है, उनके जो नक्षत्र हैं, उनके में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते। तो क्या पार्टनरशिप व्यवसाय करने के समक्ष तो नहीं देख सकते। इस तरह से हम सभी फलों को इसे निकाल सकते। और इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति की महत्ता और शुभता सटीकता को देखते हुए हमने नौ तारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है। आपस में नौ तारा चक्र पद्धति से आपस के फल को देखने का प्रयास किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अब तारा बलम पर कि आज का दिन कैसा है। चलिए तारा बलम पर आज का दिन, आज चंद्रमा दिन के 1:40 तक वे हस्ता नक्षत्र में है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र में जाते और जब तक वे हस्ता नक्षत्र में है तब तक कुछ के लिए शुभ संकेत लेके आ रहे हैं, कुछ नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए, कुछ के लिए थोड़ा समस्या का कारक ला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए
भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो शुक्र का नक्षत्र होता है। तो जब तक हस्ता में चंद्रदेव हैं तब तक विपद के कारक है। वहीं चित्रा में जाते हैं तो क्षेम होते हैं, शुभ होता है देते हैं। और इसी प्रक्रम में हम किसी भी नक्षत्र को देख सकते हैं। यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में देखें तो पहला भाग अशुभ है, नैधन या दूसरा भाग में। वहीं यदि हम किसको जातक आद्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो दोनों भाग मित्र और अति मित्र हैं, दोनों शुभ। और इस प्रकार हम फलित कर सकते, दोनों शुभ हैं और दोनों सॉरी आद्रा स्वाति नहीं, मृगशिरा चित्रा शविष्ठा नक्षत्र में यदि जन्म नहीं, आद्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज मित्र और अति मित्र दोनों भाग बहुत ही शुभ। शेष ग्रहों के आधे भाग यानी हस्ता में और मृगशिरा चित्रा में जब चंद्रमा है तो तब कुछ भाग में शुभ है, कुछ भाग में अशुभ। स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज दोनों भाग चंद्रमा शुभता के कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपाय क्या है। यदि कार्य करने हैं तो दैनिक कार्य सावधानी से करें, किंतु विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि जोखिम न ले उपाय करने के चक्कर में परेशानी बढ़ सकती है, अशुभता बढ़ सकती है। क्योंकि जो जोखिम जो ये उपाय हम आपके समक्ष रखे हैं वह केवल कहीं से संकलित है, यदि प्रमाणित नहीं है। इसलिए हमारा सलाह यही है कि कोई जोखिम न लें। यदि जब भी आपका आज का तारा जन्म विपद प्रत्यय या नैधनी में है तो जोखिम न लें, कार्य को टालें। शुभ मुहूर्त का, शुभ दिन का, तो जब भी शुभ नक्षत्र हो आपका तारा शुभ तारा में शुभ कार्य करें, फल आपके अनुरूप शुभता ज्यादा होगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है और जोखिम आपके लिए शानदार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी का स्मरण करते हुए चलते हैं अगले पर। स्वागत है आपका। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। ये चंद्रमा जिस राशि में है भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार हम देखते हैं, इसे चंद्र बलन कहता है। इसे चंद्र बलन कहा जाता है। और आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2:56 तक पर है, जब वे कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे। चंद्रमा अस्त की अवस्था में है, बुधदेव भी अस्त है और ये बुध की राशि से निकलकर तुला राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश। तो जब तक बुध की राशि में है, कन्या राशि में है, मेष राशि के जातक का कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष ग्रहों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं चंद्रमा जब तुला राशि में आते हैं तो मेष, वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। तेईस राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, ताकि अशुभता ना। इन शब्दों के साथ जय माता दी को बोलते हुए चलते हैं अगले पंचांग, अगले प्रस्तुति में, जो कि चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी है। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हो, उद्घाटन हो या कोई अन्य कार्य, ये सभी के लिए चौघड़िया मुहूर्त का देखना शुभकारी होता है, सभी के लिए उपयोगी।
यदि कोई व्यक्ति कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो उसे कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, यह हम सलाह देते। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता अलग से यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आप उसे देखें और समझने का प्रयास करें ताकि आपके लिए भी यह उपयोगी हो सके और आप चौघड़िया का अनुसरण करें। काफी उपयोगी है दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों। संक्षेप में हम बताते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ साप्ताहिक दिनों के अनुरूप। 8वां चौघड़िया जो होता है, जो आरंभ का चौघड़िया उस दिन का होता है, वही उसकी फिर पुनरावृत्ति होती है। रात्रि आरंभ का चौघड़िया की भी पुनरावृत्ति होती है, पुनः वह अंत में आते हैं। इस प्रकार हर 7 चौघड़िया का दिन संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से और 7 साप्ताहिक दिन के स्वामी ग्रह अलग अलग होते, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध सभी ग्रहों से, 7 ग्रह से, और ये सभी 7 ग्रह कोई न कोई विशेष कार्य प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए इन 7 ग्रह, 7 चौघड़िया का संबंध विभिन्न कार्यों से, विभिन्न प्रयोजनों से विशेष रूप से ही है। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात का चौघड़िया काल रात। जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो चौघड़िया, जो भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उस चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभता की संभावना ज्यादा हो। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया आज कैसा है। आज का चौघड़िया दिन मंगल के चौघड़िया से आरंभ है और मंगल के चौघड़िया से मध्य में उद्वेग चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है और शुभ चौघड़िया जो कि 2:43 से 4:14 तक अपराह्न में है, वह राहु काल से ग्रसित। रात्रि काल काल चौघड़िया से रात्रि आरंभ, काल चौघड़िया से रात्रि समाप्त और लाभ चौघड़िया जो 7:14 से 8:43 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, जो भी चौघड़िया अशुद्धता से दिव्याप्त और चौघड़िया के अनुरूप कार्य करें, शुभता है। जय माता दी। जय माता दी बोलते हुए चलिए आज के अंतिम पड़ाव पर आ गए। यह संक्षिप्त परिचय पहले अंक शास्त्र पर, अंक ज्योतिष पर कर। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है, इस पर संक्षिप्त चर्चा हम आरंभ में कर चुके हैं। अंक जो हम जिसको तो हम गणना में लेते हैं, वह एकल अंक हुआ करता है, 1 से 9 तक। कितना आसान है इसे याद करना। 1 से 9 तक 5 अंक ऐसा होता है जो 1 से 9 के बीच के मध्य का अंक होता है और ये 1 से शून्य शून्य को गणना नहीं लेते और जब भी, क्योंकि एकल अंक में ही ज्योतिष में गणना हम करते हैं, तो जब भी हम 1 से ज्यादा अंकों का समूह आता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक को परिवर्तित करते हैं। ये सभी अंक 1 से 9 जो अंक हैं, उनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन अंकों को अंकों की उपयोगिता से संबंधित जोड़ते हुए विभिन्न विशेष नामों से जाना जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु से, 4था को शरारती तत्वों से, नियम को तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7वां को धर्मगुरु से, 8वां को धर्मगुरु, 7वां को धर्मगुरु और ऐसे व्यक्ति जिनसे किसी भी घटना का पूर्वाभास हो, उन व्यक्तियों से। 8वां को अधीनस्थ, अब नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायाधीश यानी न्यायालय। 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। खून भी इसी अंक से जाना जाता है।
तो इस प्रकार सभी अंकों को का हमने विशेष नाम जाना, उसके उपयोगिता के अनुसार। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे एक जन्म तिथि हुआ करता है जो हमारे जीवन पर्यंत स्थायी रहता है। यह जन्म तिथि विशेषकर 3 भागों में हुआ करता है: तिथि, माह और वर्ष। और ये तिथि, माह और वर्ष जो होते हैं ये स्थायी रूप से, इनको तिथि को जब जोड़कर हम एकल अंक परिवर्तित करते हैं वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर एकल अंक में जो परिवर्तित करते हैं वे भाग्यांक कहते हैं। मूलांक और भाग्यांक का आपस में तालमेल होना जरूरी है। जिसे ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं। मूलांक को ड्राइवर और भाग्यांक को कंडक्टर। जिस तरह बस को चलाने के लिए ड्राइवर कंडक्टर का आपस में तालमेल होना चाहिए, उसी तरह से मूलांक और भाग्यांक में भी आपस में तालमेल होना चाहिए। यदि नहीं होता तो जीवन में परेशानियां बढ़। और यही अंक ज्योतिषी का कमाल है। उनका कार्य है कि अंकों को पहचाने कौन से अंक असंतुलित हो। यहाँ आपको बताते चले कि जब हम अंक ज्योतिष में देखते हैं कि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है, यानी उस ग्रह से संबंधित जो तत्व हैं हमारे शरीर में भी कमी है और वह तत्व वास्तु दोष के अनुसार वह दूषित, वहां पर दोष है। साथ ही साथ यदि कोई अंक या 2 बार से ज्यादा मात्रा में आया हुआ है तो वैसे ग्रहों से संबंधित तत्व हमारे अधिकता होने के कारण हमारे लिए परेशानी का कारण। तो जब भी जन्म तिथि में ऐसे अंक आए 11, 22, 33, 13, 14, 16, 19, तो इन्हें जोड़ा जाता है पूर्व जन्मों से। यानी 13, 11, 22, 33 जब भी आए तो उसका तात्पर्य है कि हमारे ये मास्टर नंबर अंक है और ये मास्टर अंक के अलग कार्य जो हम बाद में जाने, या हमारे अंग्रेजी की प्रस्तुति में उसकी विवरण दी जाती है। साथ ही साथ 13, 14, 16, 19 कार्मिक दिन का है जो पिछले जन्म से यह भी चलता है। और हालांकि इसे एकल अंक में परिवर्तित करेंगे, लेकिन इसका भी चर्चा हम अंक ज्योतिष में किया करते हैं और उससे हम फलित करते हैं। अब स्थायी अंक, इस तरह से अंकों के समूह से जन्म तिथि के अंक जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त गिफ्ट के रूप में है, उन अंकों से कुछ अंकों को निकाला हमने ड्राइवर और कंडक्टर को, कुछ और अंक इससे भी निकलते हैं और ये सभी स्थायी। अब इन अंकों को मूलांक और भाग्यांक में अच्छे तालमेल के लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारा अगर जब भी तालमेल ना हो तो वह नामांक ही है जो हमारे लिए एक उपाय के तौर पर यह इन अंकों को संतुलित करता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे नामांक कहां से है। जी, नाम का जो अंक है यह हम, क्योंकि नाम में अक्षर प्रयुक्त होते हैं और इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए इन अंकों को अक्षर इसमें प्रयुक्त, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर उसको जोड़ करते हैं और फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि नाम का पहला अक्षर मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो और नामांक भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। और इस प्रकार हम मूलांक और भाग्यांक का तालमेल करते हैं और शुभता लाने का प्रयास करते हैं। नाम सबसे डायनेमिक जरूर है, इसके रचना हम करते हैं, इसे हम बनाते हैं और इसे ये जीवन के अंत तक स्थायी रखते। अन्य अंक जो बनाते हैं वह स्थायी भी हो सकता है, नहीं भी स्थायी हो सकता है, लेकिन हम जो भी अंक बनाएं यह सुनिश्चित करें, चाहे मोबाइल का हो, गाड़ी का हो, अब मकान का हो, यह सुनिश्चित करना है हमें कि वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। अब आप जानना चाहेंगे कि अंकों के शत्रु कौन कौन से। जी हाँ, आपके समक्ष प्रस्तुत है
अंकों के साथ। ये देखिए आपके अंकों के शत्रु हैं। चाहे मूलांक और भाग्यांक कहीं भी आपका अंक आया है तो उनके शत्रु अंक आपके समक्ष प्रस्तुत। 5 अंक के कोई शत्रु नहीं होते। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 9 8, 4 के 8, 9 4 2, 6 के 3, 9 7 के 7, 9 3, 8 के 1, 2, 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। और इस सूची से आप देखेंगे कि कुछ अंक ऐसे हैं जिनके स्वयं के अंक भी शत्रु अंक, जैसे 4, 7, 8 और 9। साथ ही साथ एक सूची आपके समक्ष पर भी प्रस्तुत है कि हर अंक के शत्रु अक्षर कौन से, यानी इन अंकों से नाम आरंभ होने से ये शत्रु अंक बन जाते हैं। ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो मूलांक और वाक्यांक के अनुसार नाम का पहला अक्षर शत्रु अक्षर न हो, यह भी सुनिश्चित करें। या अपने में के लिए भी तथा नवजात शिशु में तो अवश्य इसका उपयोग करें, क्योंकि अंक ज्योतिष आसान है, 1 से 9 तक ही होते हैं, इसलिए इसे इसका अनुपालन करना या इसको अपनाना, साथ ही साथ इसमें सुधार करना, इसका उपयोग करना, ये सभी आसान। इसलिए अंक ज्योतिष में आप बने रहिए। और अब आपको हम ले चलते हैं आज के कैसे दिन होने के संकेत। यह मूलांक और भाग्यांक से संबंध रखता है। हमने अपनी हर प्रस्तुति में सितंबर माह के प्रस्तुति में हमने बताया है कि सितंबर माह में जो भी जातक जन्म लेंगे उनके मूलांक और भाग्यांक एक ही। और आज का तिथि 23 तारीख है, 23/9/2025। मूलांक 5, भाग्यांक 5। हमने पिछले प्रस्तुति में देखा है, इसी प्रस्तुति में, कि 5 अंक मध्यम अंक हुआ करता है, सभी के लिए अच्छे हैं। तो यह 5 अंक सभी अंकों से अच्छा तालमेल रखता है और इसलिए सभी जातकों के लिए यह शुभ संकेत। केवल 9 अंक से यह तटस्थ रहता है, लेकिन उसके लिए भी शुभता के संकेत। इसलिए 9 आज का 5 अंक 4 अंक के साथ बहुत अच्छा, 8 अंक के साथ बहुत अच्छा, जिसको लोग अशुभ मान। शेष अंक के साथ में शुभता के संकेत। चलिए आज का दिन शुभ हो। जय माता दी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति के अगले भाग, अंतिम भाग चरण पर आ गए, जहां प्रस्तुति हमारी समाप्त होने को है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को यदि पहली बार हमारे साथ देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, पर्यवेक्षकों के संग, ताकि उनके जीवन में सुखता आ सके। हर भाग का वो उपयोग कर अपने लिए सुखता ला सके। प्रस्तुति का हर भाग महत्वपूर्ण है, फिर भी आपसे सुझाव अपेक्षित है कि आप सुझाव जरूर दें, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज जय माता दी बोलते हुए, मंगल देव को भी नमन करते हुए और जय श्री राम, जय हनुमान कहते का उच्चारण करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।